Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 सितंबर 2021। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे गाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये आज का द हिंदू का पीडीएफ आपको कुछ अलग से लग रहा होगा। न्यूज़पेपर कहाँ है आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखो, आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीज़न यह है, कल गणेश चतुर्थी थी, उसी वजह से द हिंदू ने यहाँ पर आज इस न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं करा है। और गणेश चतुर्थी के साथ साथ जैसे होली होता है, होली के अगले दिन न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता, दिवाली होती है उसके अगले दिन न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आज पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, एक बार नजर मारते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे सीज फायर विद NSCN के निक्की ग्रुप। नागालैंड के अंदर एक निक्की ग्रुप है, उसके साथ यहाँ पर ये सीज फायर एग्रीमेंट किया गया है। 1 साल का ये एग्रीमेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा वीडियो होता है इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को भी कवर करते हैं। और यहाँ पर मेरा मेन फोकस यह रहता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से हम सारे आर्टिकल्स को कवर करते रहें। तो पहला आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है जीएस पेपर 2 पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद सेकेंड आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी किया गया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो ये क्या होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, भारत के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर की क्या सिचुएशन है, प्लस यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा इस स्कीम से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले 2 दिन से इसको लगातार कवर किया जा रहा है। देन उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एक्सरसाइज के बारे में। तो एक अभ्यास हुआ है ओसिंडेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसके बारे में डिस्कशन होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे यहाँ पर क्या इंडिया को फायदा होता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। C-295 एयरक्राफ्ट की डील हो चुकी है। अब ये हम डिस्कस करेंगे इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ डील करी है, ये इस एयरक्राफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, इसके क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्लस इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। देखो, रिवर भोगदोई काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है, तो हम डिस्कशन करेंगे क्यों ये चर्चा में है, प्लस इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलने वाली है। एट द लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, आरबीआई का स्टेटमेंट है कि अब कोई भी जो एंटिटी है वो यहाँ पर कार्ड डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो ये नए रूल्स आ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या रूल्स है, आपका जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड या फिर आप पेमेंट जो करते हो, जो भी कार्ड है, उनका डिटेल्स जो है जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो स्टोर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कार्ड डेटा स्टोर नहीं करेगा तो उसके मतलब बदले में क्या स्टोर करेगा, तो ये सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप जानोगे टोकनाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, तो उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे, दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ तक पहुँच गए तो फटाफट वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो लाइक करते हो आप बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक रीच भी होता है। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप आपको सिलेबस के बारे में मालूम होगा। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो आपका स्टैंड करता है जीएस पेपर 2 के अंदर। अब इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया गया है NSCN के निक्की ग्रुप के साथ, यहाँ पे एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सीज फायर एग्रीमेंट क्या है, निक्की ग्रुप क्या है, NSCN के क्या है, ये सब कुछ एक एक करके आपको जानने को मिलने वाला है। अदरवाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल द हिंदू का है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। और ये द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारे यूपीएससी के लिए। नाउ ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एंटर करा एक सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर। अभी यहाँ पर 1 साल का सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर का मतलब क्या है, अब गोलियां बाड़ियां नहीं चलेंगी, जो गोली वोली चल रही थी अब वो गोलियां नहीं चलेंगी। तो सीज फायर एग्रीमेंट, फायर को बंद कर देना। अब यहाँ पर इस एग्रीमेंट को एक तरीके से एंटर किया गया किसके साथ, NSCN के साथ। ये NSCN क्या है, यह है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये एक तरीके से निक्की ग्रुप वाले की बात हो रही है। निक्की ग्रुप मतलब ये लोग ऐसे हैं
ठीक है, आप कह सकते हो ये लोग इंसर्जेंट हैं जो कि मांग कर रहे हैं नागालैंड को एक तरीके से पूरा एक अलग से दर्जा मिले, अलग से कंट्री बनाई जाए। इन लोगों की ये मांग रहती है, शुरू से यहाँ पर ये मांग थी। तो यहाँ पर ये ग्रुप है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा ये निक्की ग्रुप क्या है। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है निक्की सूमी, वो कौन है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, जो नागा पीस प्रोसेस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब नागालैंड के अंदर हमें एक तरीके से जो शांति बनानी है वो हम लोग बना पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक फोकस ये भी है जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर ही नागालैंड देखने को मिलेगा, असम देखने को मिलेगा, मिजोरम देखने को मिलेगा, त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो इन सब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इनमें डिस्प्यूट चलता रहता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर शांति बनाने का हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है। 2022 तक हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से शांति बना सकें, फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाकर हम लोग जो है यहाँ के एरिया को ग्रो कर सकें। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे एरिया से बहुत सारी मांग उठने लगती है। अभी आपको पता होगा बोडो, और फिर उसके बाद ब्रू अकॉर्ड हुआ, बोडो अकॉर्ड हुआ, बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट करवाए गए ताकि यहाँ पर लोग जो है अपनी मांग ना करें। लोग यहाँ पर एक तरीके से मांग करने लगते हैं कि हमें एक पूरा सा अलग ये दर्जा दे दो, पूरा अलग से यहाँ पर हमारे लिए स्टेट बना दो, या फिर पूरी अलग से हमें एक कंट्री दे दो। ये चीज़ होती है, आगे मैं आपको एक एक करके और भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप कह सकते हो नागा पीस प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, तो आपको समझना होगा। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। और जो नागालैंड है ना, पहले जो नागा टेरिटरी है पहले असम का ही पार्ट हुआ करता था। उसके कुछ टाइम बाद 1957 में जब यहाँ पर लोगों की मांग चली कि हमारी एक दूसरी कंट्री होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नागालैंड को एक तरीके से अलग से दर्जा दिया। और आप कह सकते हो कि असम के कुछ हिल्स थे, ठीक है, नागा हिल्स वाला रीजन था असम का, वो इसके अंदर जोड़ दिया गया। असम का यहाँ पर हिल्स था, असम का एरिया था, नागा हिल्स वाला ये रीजन था, वो नागालैंड को दिया गया और नागालैंड अलग से यहाँ पर बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी भी अलग से यहाँ पर स्टेटहुड नहीं दिया है, अभी भी अलग से यहाँ पर स्टेट नहीं बनाई है, अभी यहाँ पर सिर्फ इनको अलग से एक एरिया प्रोवाइड करवा दिया गया है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी भी लोग शांत नहीं है, अभी भी यहाँ पर मांग करते हैं कि हमारे पास एक पूरी कंट्री होनी चाहिए या पूरा स्टेट होना चाहिए। तो नागालैंड को मिलता है अपना स्टेटहुड। नागालैंड को स्टेट कब बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1963 में नागालैंड को अपने जो है स्टेट का डेजिग्नेशन मिलता है, ये एक स्टेट बन जाता है। लेकिन फिर भी जो ये एक्टिविटीज़ है नहीं रुकती हैं, अभी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ लगातार चलती हैं। बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर खड़े हो जाते हैं जो कि मांग करते हैं कि अभी भी हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि पूरी अलग से कंट्री बन जाए, पूरी इसको अलग से दर्जा मिले। ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर ना अलग अलग मांग चलती है। जैसे कि असम की बात करें तो असम में यहाँ पर आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन चारों की मांग चलती है कि हमारे लिए एक कंट्री बना दो अलग से, बोडोलैंड, ठीक है। उधर यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कार्बी एंग्लो एग्रीमेंट के बारे में, मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। बोडोलैंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, कार्बी एंग्लो एग्रीमेंट के बारे में आपको पढ़ाया है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बी एग्रीमेंट हुआ था, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रू अकॉर्ड वाला एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। ब्रू अकॉर्ड वाला एग्रीमेंट यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, असम वाले एरिया के अंदर। तो मतलब कि यहाँ पर हमेशा से डिस्प्यूट चलता है, लोग यहाँ पर मांग करने लगते हैं एक तरीके से कि हमें अलग से कंट्री दे दो, अलग से हमारा स्टेट बना दो। क्यों? क्योंकि लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी लिंग्विस्टिक या कल्चर जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ये चीज़ हम लोग को दिखाई पड़ती है। अब आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा था निक्की ग्रुप, ठीक है। अब जो निक्की ग्रुप है ना, एक तरीके से निक्की जो नाम है वो इसका नाम है, ये निक्की सूमी इसका पूरा नाम है, NIIKISUMI, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो ये है वो व्यक्ति जिसके साथ यहां पर ये पीस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके साथ यहां पर ये शांति एग्रीमेंट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की मांग ये रहती है कि हमें नागालैंड को एक तरीके से अलग से एक तरीके से बनाना है कंट्री। यहाँ पे किसकी मांग रही थी? नागालिम की मांग रहती है कि हमें नागालिम नाम की कंट्री पूरी दे दो अलग से, हम लोग उसी में रहेंगे। यहाँ पर इनकी ये मांग थी। लेकिन यहाँ पर इंडिया ऐसे अलग थोड़ी ना छोड़ सकता है। इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक एग्रीमेंट करने की पूरी कोशिश करी। तो अभी यहाँ पर निक्की के साथ ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये एग्रीमेंट किया गया, इस पीस को मेंटेन किया गया। और जो ये लोग हैं इन्होंने यहाँ पर बोला ठीक है, देखेंगे हमारी जो भारत सरकार है हमारे लिए क्या करेगी, और हम लोग यहाँ पर शांति के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और एक एग्रीमेंट था, पेपर एग्रीमेंट, उस पर साइन भी कर दिया है निक्की ने। और आप कह सकते हो इन्होंने अपने वेपन्स वगैरह जो भी इनके पास एक तरीके से फॉरेन वेपन्स थे या जो भी असला बारूद था वो सब इन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो सब यहाँ पर दे दिया सरकार को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया नागालैंड कब बॉर्न हुआ, नागालैंड स्टेट बनकर आया कब? 1963 के अंदर ये एक स्टेट बना, ठीक है। अब 1964 में क्या होता है, एक पीस मिशन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, सीज फायर साइन किया जाता है। 1975 का टाइम आता है। 1975 में भी देखो बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। यहां पर ये बॉर्न होने के बाद, स्टेट बनने के बाद भी यहां पे बहुत सारे लोगों की मांग थी कि लगातार हम लोगों को अलग से कंट्री चाहिए, अभी भी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो होता क्या है, 1980 में यहां पर आप कह सकते हो एक है ग्रुप NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो इसको फॉर्म किया गया 1980 में।
और एक तरीके से इसकी पूरी मांग उठी है। जो NSCN है इसने मांग करी कि हम लोग को पूरा नागालैंड चाहिए, हम लोग को पूरी कंट्री चाहिए, नागालैंड नाम की हमें पूरी कंट्री चाहिए, हमें कंट्री बनानी अलग से। तो 1980 से ये मुद्दा उठा, फिर 1988 में पहुंचा। 1988 में यही वाला ग्रुप जो है ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से टूट गया? एक है NSCN के जिसकी भी अभी आप लोग बात कर रहे हो, निक्की ग्रुप वाला, वो ये है। और दूसरा यहाँ पे ग्रुप बनकर आया NSCN IM। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये 88 का समय था। उसके बाद आया 1997। 1997 में भारत सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि इन लोगों के साथ पीस अकॉर्ड साइन हो जाए, यानी कि शांतिपूर्वक ये एग्रीमेंट कर लें और ये अलग से मांग ना करें। तो 1997 में क्या हुआ? NSCN IM, ध्यान से सुनना, ये जो दूसरा वाला ग्रुप है IM ने यहाँ पर साइन किया एक सीज फायर। तो भारत के साथ यहाँ पर जो एक ग्रुप है उसने सीज फायर तो साइन कर लिया था। उसके बाद साल 2001 में जो NSCN के वाला ग्रुप है, जिसके भी हम बात कर रहे हैं निक्की ग्रुप की, तो इसने भी यहाँ पर साइन कर लिया था सीज फायर। लेकिन होता क्या है, साल 2015 के अंदर ये अपने सीज फायर को तोड़ देता है। जो इसने यहाँ पर एक तरीके से अपना अकॉर्ड साइन किया था उसको तोड़ देता है। लेकिन अब यहाँ पर इसी के साथ वापस से शांति मेंटेन करने की बात की गई है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग वापस से पीस एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो और हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पर इसी चक्कर में जो ये एक तरीके से निक्की ग्रुप है, इन्होंने सरेंडर किया। अब यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इनके वेपन्स वगैरह सरेंडर इन्होंने खुद किया है। और उसके बाद ये लोग अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से पीस को मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह भी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन ये है, हम लोग इतना नॉर्थ ईस्ट एरिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पर देखो, बिल्कुल हमारा फोकस ये है कि हम लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है ना, उसको एक तरीके से प्रॉस्परस रीजन बना सके, पीसफुल रीजन बना सके, वहां पर जो है शांति बन सके, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रीजन आपको देखने को मिलेगा, हमारे कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। ओके, इसी चक्कर में हमारा जो एम है, यानी कि भारत सरकार का जो एम है वो ये है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर जितने भी डिस्प्यूट हैं उन सब डिस्प्यूट को एंड किया जा सके, उस सब डिस्प्यूट को खत्म कर दें 2022 तक। और फिर उसके बाद वहां पर हम लोग तेजी से शांति बनाएं, तेजी से डेवलपमेंट करें, तेजी से पैसा लगाएं और वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये फोकस होने वाला है, एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का पूरी तरह से फोकस है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगी, यहाँ पर डिग्निटी के, लोगों के कल्चर को, लोगों के लैंग्वेज लिटरेचर। लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं? लोग चाहते यही है कि हमारा कल्चर ना खो जाए पीछे, हमारा कल्चर हमेशा ही प्रोटेक्ट रहे, हमारी लैंग्वेज हमेशा प्रोटेक्ट रहे। इसी चीज़ को ये लोग आगे लेकर चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग हैं, वो अपने कल्चर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इनका मेन फोकस होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो सालों साल में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन करे, बहुत सारे मिलिट्री आउटफिट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। जो भी हमने पूरा मैप देखा था, मतलब यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे गए और ये सारे एग्रीमेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एक हुआ था कार्बी एंग्लो एग्रीमेंट, ये अभी मैंने 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था। अगले दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था, लगभग आप कह सकते हो 20-25 बच्चों ने यहाँ पर उसका आंसर भी दिया था। तो कार्बी एंग्लो एग्रीमेंट अभी हमने हाल ही में पढ़ा था। वो क्या था? तो असम के अंदर यहाँ पर कार्बी के जो रीजन है, ठीक है, एक तरफ वेस्ट और ईस्ट वाले रीजन, इनकी मांग ये हो रही थी हमें अलग से कंट्री चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लेकर एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर शांतिपूर्वक एक तरीके से बैठाया गया मामला और यहाँ पर बोला कि 1000 करोड़ रुपये हम लोग जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पैसा लगाएंगे आने वाले 5 साल के अंदर और ये पैसा इनके हिसाब से लोग खर्च कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पर ये शांति बनाने के लिए एक तरीके से काम किया गया। उसके बाद ब्रू अकॉर्ड को साइन किया गया। ब्रू अकॉर्ड 2020 के अंदर देखने को मिला था। ब्रू अकॉर्ड यहाँ पर ये वाला जो एरिया मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता था, तो यहाँ पर लोगों के बीच में शांति बनाई गई, लोगों को सेटल किया गया, बहुत सारे लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बोडो पीस अकॉर्ड देखने को मिलता है। बोडो पीस अकॉर्ड यहाँ पर बोडोलैंड की मांग करी गई थी इस वाले एरिया के अंदर। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इनके अंदर यहाँ पे बोडोलैंड की मांग करी लोगों ने कि हमें अलग से कंट्री चाहिए। यहाँ पर पीस को मेंटेन किया, यहाँ पर इनको ऑटोनॉमी दी बहुत सारी कि अपने हिसाब से लोग काम कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नागालैंड वाला पीस एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये नागालैंड वाला पीस एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है कि ये हमारे अंदर ही रहे, ये नागालैंड स्टेट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नाउ बढ़ेंगे आगे। अगला आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है और इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर, तो ध्यान रखना। यहां पर चर्चा हो रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो हमारे ये गारमेंट्स वगैरह सेक्टर हैं, इनके लिए एक इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। इससे क्या फायदा होगा उससे पहले जान लो। ये आर्टिकल लिया गया है पीआईबी से। ये आर्टिकल बेसिकली पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सारे ही न्यूज़पेपर के अंदर कवर कर लिया गया है। तो हमारे लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स भी ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, जिसको हम लोग PLI स्कीम भी बोलते हैं। ये जो PLI स्कीम है ये टेक्सटाइल्स के लिए दी गई है, और आप कह सकते हो ये एक तरीके से ओवरऑल अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो PLI स्कीम है हमने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए अनाउंस करी है, उसी में से यहाँ पर टेक्सटाइल भी ऐड है। लगभग 13 सेक्टर के लिए यहाँ पर PLI स्कीम को अनाउंस किया गया था जब हमारा बजट आया था 2021-22 का, हाल ही में हमने देखा था, और बोला गया लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे इन सारे स्कीम्स के ऊपर, और ये जो भी फर्म्स होंगे इनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये लोग जो है अपना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। अब आपको इस स्कीम के डिटेल में जाने से पहले समझना ये होगा PLI स्कीम एग्जैक्टली क्या होती है। PLI स्कीम का देखो मेन मकसद ये होता है, सरकार ये कहती है कि जो भी एक तरीके से फर्म है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो क्या करे, वो मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करे, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन करे, और उस प्रोडक्शन के बेसिस पर क्या होगा, सरकार उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब प्रोडक्शन करो उसके बदले में पैसा पाओ, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, इंसेंटिव मिलेगा, इसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, प्लस इससे और भी फायदे होते हैं। हम लोग अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, तो इंपोर्ट बिल्स यानी जो भी चीज़ हमारे इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, उस पर हम लोग थोड़ा सा कम डिपेंडेंट हो जाएंगे, प्लस और भी बहुत सारी यहाँ पे फायदे देखने को मिलते हैं, वो मैं अभी आपको आगे भी बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फॉरेन कंपनीज को जो है इनवाइट करते हैं, फॉरेन कंपनीज आए यहाँ पर इंडिया के अंदर अपनी शॉप्स को सेट करें, साथ ही साथ हम लोग आज के टाइम पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी पूरा तरह से फोकस कर रहे हैं। जो ये PLI स्कीम है ये सभी सेक्टर्स के लिए दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ये स्कीम है PLI स्कीम, इसको अलग अलग सेक्टर्स के लिए दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मतलब आप कह सकते हो सभी सेक्टर के लिए, जैसे वो ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, IT हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, वाइट गुड्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग, सभी के अंदर आपको यहाँ पर ये PLI स्कीम जारी होती हुई नजर आएगी। अब PLI स्कीम के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, देखो यहाँ पर एक तरीके से काइंड ऑफ सब्सिडी है जो कि इन सेक्टर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। इंसेंटिव्स कैसे वर्क करते हैं, देखो डायरेक्टली पेमेंट दी जाती है बजट से, जो हमारे बजट होगा भारत का, वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस बजट से थोड़ा बहुत अमाउंट दिया जाएगा। डायरेक्टली जो पेमेंट होगा फ्रॉम द बजट होगा, जो भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग अमाउंट दिया जाता है, वो अलग अलग वैरी करता है। उसके बाद आपको ये देखना है, ये एक तरीके से बेस्ड होता है डिसएडवांटेज हो गया या डिसेबिलिटी हो गया जो कि कोई सेक्टर फेस कर रहा है, तो उस बेसिस पर भी यहाँ पर ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग काइंड ऑफ सेक्टर के लिए अलग अलग तरीके से इंसेंटिव्स को दिया जाता है। नाउ जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमने समझ लिया PLI स्कीम क्या होती है, डिटेल में समझा। अब उसके बाद हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो ये स्कीम जारी की गई है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देखो टेक्सटाइल्स हो गया या गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर लेबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर लगभग 45 मिलियन पीपल जो है आज के टाइम पर इस इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, सॉरी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बोला गया जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके से इसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी ये गारमेंट्स वगैरह के ऊपर काम चल रहा है, वहाँ पर ट्रेडिशनल टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो पुराने ज़माने पर हमारे पास टूल्स हुआ करते थे, पुराने ज़माने के तरीके हुआ करते थे, हाथ से बुनाई चल रही है, हाथ से हैंडीक्राफ्ट चल रहा है, तो वो सारे काम किए जाते थे। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नई नई मशीनरी आ चुकी है, नई टेक्निक्स आ चुकी है, वहाँ से सिलाई बुनाई चल रही है। तो ये आज के टाइम पर दो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने डिस्कशन किया, PLI स्कीम समझ लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ ली। अब बात करते हैं जो ये PLI स्कीम है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या फायदा देने वाली है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्यों दिया गया है, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है। जो मैन मेड फाइबर हो गया, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गया, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे। इंसेंटिव्स लगभग आप कह सकते हो 10,683 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर। आने वाले 5 साल के अंदर ये इंसेंटिव देने वाले हैं। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होगा, जो भी प्रोड्यूसर हैं वो एलिजिबल होंगे। लेकिन क्या होगा, 2 फेसेस के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूसर को बांटा गया है। एक फेस ऐसा है, मान लो कोई पर्सन है, कोई कंपनी है जिसके अंदर क्षमता है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है 300 करोड़ रुपए अपने प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, सिविल वर्क के ऊपर, वो एलिजिबल होगा। दूसरा यहाँ पर सेकेंड इन्वेस्टर्स हो गए। इन्वेस्टर्स
बिजनेस जो कि यहाँ पर एक तरीके से क्षमता रखते हैं वो स्पेंड कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए इसी सेम कंडीशंस के अंदर, मतलब कि जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के अंदर इतना पैसा खर्च सकते हैं तो वो लोग भी अप्लाई यहाँ पर हो जाएंगे, तो आपको एलिजिबल हो जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इन लोगों को यहाँ पर ये पैसा मिलेगा। इतना पैसा अनाउंस किया गया है 10,683 करोड़ रुपए तक का, कि इन लोगों को यहाँ पर इतना पैसा मिल जाएगा अगर ये प्रोडक्शन जिस बेसिस पर बढ़ाते रहेंगे। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है इससे बेनिफिट क्या होंगे, मतलब ये जो पीएलआई स्कीम है इससे बेनिफिट क्या नजर आएगा। बेनिफिट ये नजर आएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पैसा लगातार लोग लगाएंगे, लोग चाहते हैं यहाँ पर इंसेंटिव्स मिले तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा इस सेक्टर के अंदर, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। मतलब क्या है कि देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचेंगे क्योंकि हमें बहुत पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव बहुत सारे मिलेंगे। अब उसको लेकर यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हमें काम बढ़ाएंगे काम बढ़ेगा, पैसा लगाएंगे काम बढ़ जाएगा, उसके बाद हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। लगभग बताया गया यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत सारे लोग एक तरीके से यहाँ पर उनको नौकरी मिलती हुई नजर आएगी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो ये इंसेंटिव स्कीम है इसका मेन फोकस रहने वाला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी हद तक बैकवर्ड एरियाज हैं, बहुत पिछले एरियाज हैं, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बड़े बड़े स्टेट्स हो गए, बड़े बड़े राज्यों के अंदर बहुत सारे आपको ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर ये फोकस किया जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पर जो स्कीम है ये बेसिकली आप कह सकते हो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट किस किस के ऊपर देखने को मिलेगा। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन सभी स्टेट्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ जीएस पेपर 2 के अंदर आएगी। यहाँ पे चर्चा हो रही है ओसिंडेक्स 2021 के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमने देखा हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है ओसिंडेक्स नेवल एक्सरसाइज, जो है नेवल अभ्यास होता है, इसके अंदर यहाँ पे भाग लिया और ये था चौथा एडिशन। तो आपको ध्यान रखना है चौथे एडिशन के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज हुई और इस एक्सरसाइज का ये चौथा एडिशन था। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक और एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अब यहाँ पर इन चारों कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है। उसी प्रकार से आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ओसिंडेक्स एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है। आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर इंडियन ओशन, देन उसके बाद कोरल सी, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोरल्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, चर्चा में रहता है। इधर सदर्न ओशन हो गया और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इधर ये ऑस्ट्रेलिया आपको ये देखने को मिल जाने वाला है। इधर बराबर में आइलैंड है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तस्मानिया का आइलैंड, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज के बीच, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है, इस वजह से इसको बायलैटरल अभ्यास बोला गया है। ये पहली बार हुआ था भारत के अंदर 2015 में। अब यहाँ पर 2021 के अंदर इसका ये चौथा एडिशन है। तो आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का मेन फोकस है शांति को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर इन सब चीज़ों को प्रमोट करने का यहाँ पर ये फोकस रहता है। तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली कहाँ की बात हो रही है, तो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है इस वाले एरिया की बात हो रही है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर इंडो पैसिफिक बना। इस वाले रीजन के अंदर चाइना का काफ़ी हद तक एग्रेशन देखने को मिलता है। तो इसी यहाँ पर एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक तरीके से एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है, जिसका नाम है ओसिंडेक्स 2021। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक होती है एक्स ऑस्ट्रा हिंद बायलैटरल एक्सरसाइज, ये होती है आर्मी के साथ। दूसरी होती है एक्स पिच ब्लैक, ये होती है ऑस्ट्रेलिया मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज के बारे में भी ध्यान रख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर। अब देखो यहाँ पर चर्चा हो रही है C-295 एयरक्राफ्ट डील को लेकर, क्योंकि अभी हमने देखा कि C-295 डील हाल ही में हम लोग को देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट डील है वो ये वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को हम लोग परचेज कर रहे हैं, वो किस प्रकार से परचेज करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस आर्टिकल को PIB ने कवर किया है और PIB वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे UPSC करंट अफेयर के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करवाती है।
न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हम लोग सीसीएस बोलते हैं, इन्होंने एक तरीके से प्रोक्योरमेंट क्लियर करा, इस डील को क्लियर किया। इन्होंने बोला हम लोग 56 कितने 56 C295 एयरक्राफ्ट को परचेस करेंगे। ये वाले एयरक्राफ्ट कितने 56 एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा। किससे परचेस किया जाएगा आपको ध्यान रखना है, वो है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये है स्पेन के अंदर, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ पर ये परचेस कर रहे हैं, इससे हमने यहाँ पर ये डील करी है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसकी कैपेसिटी 5 से 10 टन तक की कैपेसिटी यहाँ पर ये रखता है अपने अंदर। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्विक रिएक्शन प्लस पैरा ड्रॉपिंग वाले ट्रूप्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई कुछ क्रिएशन होता है तो यहाँ से जो है ट्रूप्स वगैरह ड्रॉप हो सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से पैराशूट के साथ यहाँ पर कूद सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और मतलब और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली ये है कि जो ये C295 एयरक्राफ्ट है, ये इससे हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने पुराने वाले एयरक्राफ्ट को, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है हमारे पास पुराने वाले एयरक्राफ्ट कौन से हैं, तो इंडियन एयरफोर्स आज के टाइम पर इस्तेमाल कर रही है बहुत पुराने एवरो 748 प्लान्स। तो ये है एवरो 748 प्लेन, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम पर। तो हमारा फोकस यह है कि इसके इस्तेमाल को आज के टाइम से अब रोक दिया जाए, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। तो इसके बदले में अब हम लोग फोकस करेंगे एक नए प्लेन के ऊपर, और वो एयरक्राफ्ट आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं थी, इसकी कैपेसिटी 6 टन फ्राइट की कैपेसिटी थी, लेकिन अब जो नया वाला एयरक्राफ्ट है उसकी लगभग 5 से 10 टन तक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस देखने को मिलेगा, और एक तरीके से इंडिया का भी एक बॉडी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करेंगे। देखो एयरबस क्या करेगा, मैंने आपको बताया 56 एयरक्राफ्ट हम लोग परचेस करेंगे, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट तो डायरेक्टली हमें स्पेन दे देगा, डायरेक्टली हम लोग स्पेन से 16 एयरक्राफ्ट को परचेज कर लेंगे, लेकिन बचे कितने 40 बचे। तो 40 एयरक्राफ्ट को हमारे कंट्री के अंदर ही असेंबल किया जाएगा, हम अपने कंट्री के अंदर ही बनाएंगे, और वो किया जाएगा TASL के द्वारा, मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है 16 एयरक्राफ्ट हम डायरेक्टली खरीदेंगे, प्लस जो 40 एयरक्राफ्ट हैं उसको हम लोग अपने कंट्री के अंदर असेंबल करने वाले हैं। अब इस डील की क्या इंपॉर्टेंस है, इस डील से क्या फायदे निकलते हुए नजर आते हैं। पहला फायदा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। आज से पहले इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा यहाँ पे फायदा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके अंदर बूस्टअप देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसका प्रोडक्शन अपने कंट्री के अंदर कर सकें। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं C295 एयरक्राफ्ट का भी ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया के अंदर ही असेंबल किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको बूस्टअप करता हुआ नजर आता है। प्लस जो MSME सेक्टर्स यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स हैं वो भी थोड़े से बूस्टअप होते हुए नजर आएंगे, उनके अंदर भी काफ़ी हद तक ग्रोथ होगी। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, जब इस एयरक्राफ्ट को हम लोग बनाएंगे तो इसके अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें छोटे छोटे MSMEs के पास जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ तक अलग अलग MSMEs के पास यहाँ पर एक काम दे सकते हैं, वो लोग अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इनके अंदर ही बूस्टअप देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को जॉब मिलेगी डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट ये भी इस डील का, वो यह है इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा। मतलब आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है, क्योंकि हम अपनी कंट्री के अंदर खुद जो है इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद इससे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। बोला गया यहाँ पर लगभग 600 हाई स्किल जॉब्स डायरेक्टली बढ़ने वाली हैं, प्लस 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स इंक्रीज होंगी, 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और एनवायरमेंट आता है आपका GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर चर्चा हो रही है रिवर भोगदोई के बारे में। तो रिवर भोगदोई ये है, ये काफ़ी चर्चा में, आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड ये रिवर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है, डाउन टू अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर UPSC करंट अफेयर। तो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमने देखा जो कोल माइनिंग है, बहुत तेज़ी से जो कोल माइनिंग देखने को मिल रही है नागालैंड के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, जो टी की वहाँ पर आप कह सकते हो खेती देखने को मिलती है, चाय की खेती देखने को मिलती है, उससे बहुत सारा वेस्ट निकल कर आता है। वो सब वेस्ट जो है कहाँ पर जा रहा है, इस रिवर के अंदर मिल रहा है, और इससे ये रिवर पॉल्यूट होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 2019 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने भोगदोई रिवर को डिक्लेयर किया एक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। आसाम के अंदर सबसे गंदी जो नदी है वो भोगदोई नदी है। तो यहाँ पर यह बोला गया है लगभग हमारे कंट्री के अंदर 351st यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा
कि एक तरीके से ये पॉल्यूटेड रिवर के अंदर काउंट की गई है। अब इस रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी ने पूछे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिवर कहाँ से निकल कर आती है, ये ओरिजिनेट होती है नागालैंड के मोकोकचुंग वाले एरिया से, जो कि आज के टाइम पर जाना जाता है सुजेंगयोंग नुल्ला के नाम से। और यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो रिवर है, वहाँ पर ये जो रिवर है ये एक तरीके से साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्रा की, और एक इंटर स्टेट रिवर है आसाम और नागालैंड के बीच में यहाँ पर बहने वाली रिवर है। बाद में जाकर ये रिवर ज्वाइन करती है किसको, धांसरी रिवर को, ठीक है, और फिर धांसरी रिवर को यहाँ पर ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इशू क्या है, दिक्कत है क्या है, दिक्कत यह है नागालैंड के अंदर कोल की माइनिंग, कोल की यानी कोयले की खदान यहाँ पर ज़्यादातर ये इसी को लेकर काम चल रहा है, उससे हाई लेवल ऑफ मैंगनीज जो है रिवर के अंदर डाला जा रहा है। क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैंगनीज पानी के अंदर आ रहा है, नदी के अंदर आ रहा है, तो इसकी वजह से यह नदी पॉल्यूट हो रही है। प्लस केमिकल वेस्ट निकल कर आता है टी गार्डन से, मतलब जो चाय की खेती हो रही है वहाँ से बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारी यहाँ पर कह सकते हो गंदी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि रिवर के अंदर मिल रही हैं, तो इससे काफ़ी हद तक पॉल्यूटेड रिवर देखने को मिल रही है। उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारी नालियाँ हैं जो कि इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल यानी घर के अंदर के जो कूड़े करकट हैं, घर के अंदर की जो बर्बादी है, कचरा है, वो सब बहकर भी इसके अंदर जा रहा है, इस नदी के अंदर, इस वजह से पॉल्यूटेड हो रही है। आज के टाइम पर इस नदी के अंदर हाई BOD देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब हाई होगा किसी भी बॉडी का, किसी भी वाटर बॉडी का, तो इसका मतलब यह है कि पानी का क्वालिटी कम हो चुका है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पानी के अंदर बहुत कम है, और ऑक्सीजन कम होगा तो वहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं वो भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे, उनकी भी डेथ होती हुई नजर आएगी। उसके बाद यह भी बोला गया बहुत सारे लोग इस नदी के आसपास रहने आ गए हैं। अब वो रहने आ गए हैं तो इससे क्या हो रहा है, लोग यहाँ पर सेटल हो रहे हैं और इससे गार्बेज वगैरह इस नदी के अंदर बढ़ रहा है और नदी का साइज भी छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन इकोनॉमी आता है GS पेपर 3 के अंदर। देखो यहाँ पे आप कह सकते हो आर्टिकल के अंदर चर्चा हो रही है नो एंटिटी कैन स्टोर डेटा। यहाँ पे ये एक तरीके से स्टेटमेंट दिया गया RBI के द्वारा। पहले आपको समझना है जो आपका कार्ड होता है, ठीक है, पेमेंट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका 16 नंबर का एक नंबर होता है, फिर उसका CVV नंबर होता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी क्या होता है, कोई भी आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, देखो बाय द वे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और इंडियन एक्सप्रेस भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब मैं जैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजन इस्तेमाल किया या फ्लिपकार्ट इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आप लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कुछ भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया, तो इसके लिए अपनी कार्ड की डिटेल्स को डालते हो, ठीक है। अब कार्ड की डिटेल्स में आप लोगों ने अपना 16 नंबर वाला जो पिन है, ये पूरा का पूरा 16 नंबर का पिन डाल दिया, ये सारी डिटेल्स, नाम वगैरह सब कुछ डाल दिया। बट अभी क्या है, यहाँ पर बाद में CVV नंबर मांगता है ना, CVV नंबर मांगता है। उसके बाद अपनी ऑर्डर आप लोग अपना सेलेक्ट करते हो और उसके बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। अब क्या होगा, जब आपको मान लो आपको दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना हो, अब आपने A के बाद B प्रोडक्ट परचेज करना है, तो B प्रोडक्ट आप परचेज करोगे तो आपको अब आज के टाइम पर क्या होता है, वापस से अपना सारा डेटा नहीं डालना। कार्ड का जो आपका 16 नंबर का पिन होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं डालनी होती है, सिर्फ CVV नंबर डालो और उसके बाद अपना ऑर्डर परचेज कर सकते हो। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब जो ये अमेजन, ये सारे जो एंटिटीज़ हैं, यानी कि जो ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने आपके कार्ड का डेटा स्टोर कर रखा है। तो RBI ने वही बोला है कि अब यहाँ पर कार्ड के डेटा को स्टोर नहीं किया जाएगा। ये कार्ड का डेटा कौन स्टोर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कार्ड नेटवर्क स्टोर कर सकते हैं, जिसका कार्ड होगा रुपे और ये सारे वीज़ा, ये लोग स्टोर कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जो कार्ड इशूअर होते हैं, कार्ड इशूअर कौन होते हैं, बैंक ही तो आपको इशू करता है, बैंक देता है कार्ड, तो वही लोग डेटा रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी एंटिटी या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर डेटा स्टोर करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर नहीं होगा, यह आपको ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ें लागू कब से होंगी, तो ये सारी चीज़ें लागू होने वाली हैं 1 जनवरी 2022 से। अगले साल से ये सारी चीज़ें लागू होती हुई नजर आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेस में यहाँ पर क्या हो चुका है, जो एक तरीके से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होगा, जैसे मैंने आपको बताया अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सब क्या करती हैं, आपका डेटा स्टोर करके रख लेती हैं, 16 डिजिट नंबर आपका स्टोर करके रख लेती हैं। तो अब वो सब नहीं होगा। उसके बाद में आपको टोकनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। टोकनाइजेशन क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा देखो, अब आप सोचोगे कि यार हमें तो बार बार नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर इंसान को कोई चीज़ परचेज करनी हो अमेजन से, समझ लो बाद में, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर आप 16 नंबर का पिन वापस डाल पाओगे, मतलब हर बार डालने में बहुत आलस आएगा कि यार कौन डाल रहा है, छोड़ो, आप यहाँ पर खरीद ही नहीं रहे। इससे यहाँ पर क्या होगा, जो ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो यही मुद्दा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उठाया, बोला इन्होंने कि देखो यार ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए टोकनाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो ये टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको समझना होगा।
देखो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कोई कार्ड हो गया, कार्ड का डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, तो कार्ड के डेटा में आपका 16 नंबर का पिन होता है, 16 नंबर होता है, ठीक है, जो कि आप लोग डालते हो। लेकिन अब क्या है ना कि देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जो अमेजन है वो ये डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। अब डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा तो इसके बदले में आरबीआई ने बोला है कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रख सकते हो और टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। टोकनाइजेशन का मतलब यही 16 नंबर डालोगे तो आप, लेकिन वो आपके कार्ड वाले नंबर नहीं होंगे, कोई यहाँ पर डुप्लीकेट एक तरीके से वो पिन जनरेट करके दिया जाएगा अलग से। वो 16 नंबर होंगे तो, लेकिन वो 16 नंबर अलग से होंगे जिसको टोकन बोला गया है, वो दूसरे 16 नंबर होंगे जो कि आपके फ़ोन को वेरीफाई करेगा। और आपको ध्यान रखना है, अलग अलग फ़ोन होगा तो अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग ये 16 नंबर आपको अलग से मिलेंगे, आपके कार्ड से वो मैच नहीं होगा। इससे आपके कार्ड की सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी और आपका बार बार वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल डालकर अपना जो है वापस से प्रोडक्ट परचेज कर लेना है। तो टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो है एक डुप्लीकेट एक टोकन फॉर्म में नंबर मिल जाने वाला है। और अब से क्या होगा, कोई भी यहाँ पे साइबर अटैक करे, कोई हैकर है तो वो आपके पास, उसके पास अगर आपका ये पिन लगेगा, ये नंबर लगेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो आपके कार्ड का पिन है ही नहीं। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड भी कर पा रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट लाया गया आरबीआई के द्वारा, जो कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने कुछ कल आर्टिकल्स डिस्कस किए थे डेली करंट अफेयर के अंदर, उसका यहाँ पर ये रिविजन है, तो आपको इसको भी रिवाइज कर लेना यहाँ पर ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, इसको लास्ट में लगाया है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स पड़ रही हैं वेमेन के अगेंस्ट में, मतलब कि एक तरीके से जो वेमेन है उनके अगेंस्ट में क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और क्राइम बढ़ेगा तो कंप्लेंट्स भी बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। आपको मालूम होगा कल हमने डिटेल में यहाँ पर इस रिपोर्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद कल हमने बात किया था, इंडिया और यूएस ने मिलकर एग्रीमेंट किया है कि वो यहाँ पर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल को लॉन्च करेंगे। और आपको मालूम होगा ये जो AIR है, इसका मतलब यहाँ पर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल का मतलब है, UAV का मतलब होता है ड्रोन्स जो होते हैं आपके, आप ड्रोन्स को लॉन्च कर पाओगे। लेकिन ये जो ड्रोन्स है वो एयरक्राफ्ट की मदद से लॉन्च करे जाएंगे। कल मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि कल का वीडियो आप लोग देखोगे तो 40-45 मिनट का वो वीडियो होगा। उसका बाद कल हमने डिस्कशन किया था, भारत के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी लगातार इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, और बहुत सारे शहर के अंदर एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। आपको ध्यान देना है। और अब यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो है सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पर लगा है, ठीक है, बताना है। उसके बाद हमने कल डिस्कशन किया था, दीपर बिल को एक तरीके से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो नीचे यहाँ पे बताना ज़रूर इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, क्यों हम लोग किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद कल हमने डिस्कशन किया था राइट टू सिट के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे राइट टू सिट का मुद्दा उठाया है, तो मैंने कल बताया था डिटेल में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बताना क्या है ये राइट टू सिट का मुद्दा। उसके बाद कल हमने डिस्कशन किया था शिक्षक पर्व 2021 के बारे में। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है भारत के अंदर, और जो है यहाँ पर किन के मेमोरी में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मेमोरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये है, दुनिया भर में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी तारीख भी ज़रूर लिखना। उसके बाद कल हमने डिस्कशन किया था कॉमन सर्विस सेंटर जो है आज के टाइम पर वो ऑपरेट करेंगे, जो साइड में कॉर्नर वाले जो पासपोर्ट केंद्र होते हैं, जो आपको पासपोर्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन केंद्र को ऑपरेट करेगा अब कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है अपना इंडिया और डिजिटल इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। कल हमने डिटेल में देखा था। अगर आप लोग को डिटेल में यहाँ पे करंट अफेयर सारे पढ़ने हैं तो आप लोग कल वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। ना हो गाइस, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।